नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज़ में 11th और 12th के टॉपिक्स कर रहे थे। उसमें आज हम करेंगे मैट्रिसेस, अवयव और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट करेंगे, जो 12th क्लास का टॉपिक है और हर कंपटीशन एग्जाम में जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। आज का टॉपिक है अपना मैट्रिक्स। मैट्रिसेस या जिसको हम बोलते हैं अवयव। मैट्रिसेस क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स के अपने पास कोई भी नंबर और फंक्शन को हम अगर किसी रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं तो वो अपने पास क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। कि अपने पास कोई भी नंबर या मैं लेती हूँ फंक्शन, कोई भी नंबर है या कोई फंक्शन है, उसको एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें अपने पास हम जो नंबर और फंक्शन को अरेंज करते हैं, जिस नंबर और फंक्शन को अरेंज करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट। उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। वो अपने क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो कोई भी नंबर और फंक्शन उसको एक ब्रैकेट में अरेंज करना, रो और कॉलम में अरेंज करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें अपने पास ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम कहते हैं रो, और ये जो वर्टिकल लाइन है इनको हम बोलते हैं कॉलम। जो बड़ी लाइन है वो क्या है, रो, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और जो खड़ी लाइन है उनको क्या बोलते हैं, कॉलम, या हम ये कह सकते हैं जिनको स्तंभ। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्तंभ। और एलिमेंट क्या होता है, अवयव। तो अपने पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई कि कोई भी नंबर या फंक्शन है उसको हमने रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया तो वो क्या कहलाया, अपने पास मैट्रिक्स बना। उस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। उन रो कॉलम को अरेंज करने से हमारे पास क्या बनी, एक मैट्रिक्स बनी। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। सबसे पहले उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी मैट्रिक्स हमने बनाई है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए। हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है, जिस जिस मैट्रिक्स का नाम हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। तो कोई भी मैट्रिक्स है उनको कैपिटल लेटर से, ए बी सी कुछ भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर हम मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट में अगर अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। एलिमेंट में अगर हम अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर होंगे। और मैट्रिक्स का नेम अगर डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं किससे, उसको, तो वो क्या होंगे, अपने पास कैपिटल लेटर से उसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, मैट्रिक्स को डिफाइन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, उसको कैसे डिफाइन करना, वो हो गया। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास जिसमें अपने क्या है, ये रो है और ये कॉलम है। तो जितने रो कॉलम है उनको हम लिखेंगे रो इनटू कॉलम। तो ये अपने पास क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। उस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले यहां पे रो होता है और दूसरे नंबर पे क्या होता है, कॉलम। कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको जनरल फॉर्म में हमने क्या लिखा, A11, A12, A13, अप टू चलता गया कहां तक, A1n तक ले लिया हमने। इधर A21 सेकंड रो स्टार्ट होगी, कॉलम फर्स्ट ही है ये। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब टू 2n। रो अपने पास कहां तक आई, वन, फर्स्ट रो सेकंड रो, हमने रो ले ली कि m रो है, M1 M2 अप टू चलता जाएगा AMN। तो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखे हम तो ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n। ये अपने पास क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, m इंटू n।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, जितनी रो है वो रो डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जितने कॉलम है वो कॉलम लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाते हैं उस मैट्रिक्स में, तो एलिमेंट कितने होंगे, इन दोनों रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, टोटल एलिमेंट आ जाएंगे कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 823 कौन सी पोजीशन पे है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड जो ये नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने पास ये जो 823 है वो कहाँ पे अरेंज है, वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में रखा गया है। कौन सा है, सेकंड रो है, और कॉलम कौन सा है, थर्ड है। तो ये अपने पास जनरल फॉर्म थी, जिसको हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म में ए आई जे लिखते हैं, और एम इंटू एन। आई हमारी कितनी है, एम है, जे क्या है हमारे, एन है। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट टाइप हम लेते हैं कि रो मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, कि जिस मैट्रिक्स में रो सिंगल होती है, जिसको मैं लिखूं 1 इंटू एन, इसमें ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ जो रो हैं वो कितनी होनी चाहिए, सिंगल रो होनी चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एग्जांपल लूं मैं, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल रो है, कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम 3 है, रो तो सिंगल है, कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर लिखूं मैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3। तो रो मैट्रिक्स में सिंगल रो ही होती है हमेशा। कॉलम मैट्रिक्स करेंगे तो सेम एज इट इज रो की तरह। अब की बार क्या हो जाएगा इसमें, अब की बार कॉलम एक होगा, रो कितनी भी हो सकती हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये लिखेंगे, इसमें क्या है, रो तो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है, सिर्फ कॉलम एक ही है, जिसको स्तंभ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या हुआ, रो मैट्रिक्स है, और ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो रो कॉलम मैट्रिक्स होगी। थर्ड टाइप हम लेते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हों, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की है, सारे एलिमेंट अपने पास क्या हैं, जीरो है। किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ये अपने पास 2 इंटू 3 ऑर्डर की है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। तो चाहे ऑर्डर कोई भी हो, सारे एलिमेंट उसमें क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 नंबर पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जहां पे रो और कॉलम दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, या हम ये कहें n इंटू एन की मैट्रिक्स है। तो वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हम करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, कि अपने पास कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या होगा कि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, अपने मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म की होनी चाहिए, स्क्वायर फॉर्म की होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स अपने पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। कब होगी, जब उसके डायगोनल एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है जहां आई और जे इक्वल होते हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो हो, ये क्या होंगे, नॉन जीरो, और बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे डायगोनल के अलावा, वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो क्लियर है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी,
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल होगी कब होगी, जब उसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हों और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो वो क्या होगी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल के लिए कंडीशन होती है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ये ध्यान रखना है हमें कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे एग्जांपल लिखा डायगोनल मैट्रिक्स का मैंने 2 3 5, और ये जो एलिमेंट है 3 × 3 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ली जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो अपने पास थे ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इट्स क्लियर। उसके बाद हम करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, अदिश होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, सेम होंगे। ये के है वो कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट अगर कोई स्केलर है या सेम है, फिक्स है, सेम है, तो वो क्या होती है, अपने पास स्केलर मैट्रिक्स होती है। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स होगी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स या कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, 1 1 होंगे, हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये 3 × 3 की यूनिट मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 की यूनिट मैट्रिक्स है। तो अपने पास 3 टाइप की मैट्रिक्स हुई, एक डायगोनल है, दूसरी स्केलर है, और तीसरी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ये डायगोनल है। अगर कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और उसको स्केलर भी कह सकते हैं, कि यूनिट मैट्रिक्स है वो डायगोनल होगी और स्केलर भी होगी। बट अगर स्केलर की बात करें, क्या स्केलर मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स होगी, नहीं होगी, क्योंकि के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे के 5 भी हो सकता है, के 7 भी हो सकता है, के -1 भी हो सकता है। बट हमें क्या चाहिए यूनिट मैट्रिक्स में, कि सारी जो वैल्यू है डायगोनल जो एलिमेंट है वो 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो वो अपने पास क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, ट्रायंगुलर में क्या होता है कि एक ट्रायंगल की फॉर्म बनती है, कि अपने पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, इसमें ट्रायंगल की फॉर्म बनेगी, ये डायगोनल एलिमेंट है तो ट्रायंगल तो बन रहा है, ऊपर भी ट्रायंगल बनेगा, नीचे भी ट्रायंगल बन रहा है। बट होगा क्या इसमें, कि अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो हैं तो ऊपर एक ट्रायंगल बनेगी जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, ये नॉन जीरो होंगे। एक ये फॉर्म हो सकती है। दूसरी क्या फॉर्म हो सकती है, कि ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के एलिमेंट नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है, बट ऊपर के एलिमेंट क्या है, जीरो है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप की मैट्रिक्स होती है अपने पास, कि एक अपर ट्रायंगुलर होती है, दूसरी लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि ऊपर के एलिमेंट हैं, डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, और डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। सेम एज किस में होगा, लोअर ट्रायंगुलर में होगा, कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनके नीचे के एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो होंगे और उसके ऊपर के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो ये अपने पास क्या थी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अभी हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स किया है, जिसमें हमने किया रो मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे वो जीरो मैट्रिक्स होगी। उसके बाद हमने किया डायगोनल, जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी के एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। उसके बाद हमने किया है
स्क्वायर मैट्रिक्स कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट में सारे एलिमेंट, डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो सारे अगर सेम है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, अगर स्केलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हैं वो सारे वन हो जाएं तो हम क्या कहते हैं, उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और ट्रायंगुलर के दो टाइप हमने किए, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ये तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स थे। अब बात आती है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, कि जो डायगोनल एलिमेंट है अपने पास, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनका क्या होगा, सम होगा, वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ ए, जिसको हम ऐसे राइट डाउन करते हैं, ऐसे लिखेंगे। टी आर ए का मतलब क्या होते हैं, जो भी डायगोनल एलिमेंट है अपने पास क्या होते हैं, A11, A22, A33, जहां पे आई और जे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वही डायगोनल एलिमेंट होंगे, ANN। तो ये अपने पास क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, कोई भी एग्जांपल है 25702119। अब इस मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रेस निकालना है, कि उसने पूछा है कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट जो ये वाले एलिमेंट है ना, 209, यानी कि 11 इसका क्या हो गया, ट्रेस हो गया। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनको जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि कैसे मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कि कोई भी दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और बी, अगर हमें उन्हें जोड़ना है और हमें उन्हें माइनस करना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कंडीशन इसके लिए क्या होती है, कि दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको हमें ऐड करना है, जोड़ना है, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन होगी। तो कैसे होगा, कि ए मैट्रिक्स गिवन है अपने पास ABCD कुछ भी, दूसरी बी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, हमें क्या करना है, A प्लस बी निकालना है। तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका भी क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे अभी हम करते हैं A+1, नेक्स्ट होगा B+2, नेक्स्ट होगा C+3, नेक्स्ट हो जाएगा D+4। तो ये मैट्रिक्स एडिशन है। सेम एज क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में साइन किसका आ जाएगा, बीच में माइनस का। कंडीशन वही रहेगी कि वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये अपने पास क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दो कोई भी मैट्रिक्स हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अदिश गुणन, अदिश गुणन क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, के हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है अपने पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, या ये कहें अदिश गुणन ऑफ आव्यूह। अदिश गुणन किसका, आव्यूह का। तो कोई भी मैट्रिक्स ए ले लिया हमने जिसमें अपने पास एलिमेंट है 1 2 4 7, अगर हमें क्या निकालना है, 2 ऑफ ए निकालना है, तो क्या होगा, ये दो है वो हर एक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1 से होगा तो 2, 4, 4 से 8 और 7 का 14। तो 2a क्या आ गया अपने पास, ये मैट्रिक्स आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कि अगर अपने पास दो मैट्रिक्स हैं, कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर मैंने उनको प्लस किया फिर किसी नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो वो किसके इक्वल होगा, पहले मैं उस स्केलर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, फिर मैं उसको उस स्केलर को बी से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को प्लस कर दूं, या फिर दोनों को प्लस करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर दो स्केलर है m प्लस n, उनको मैंने ऐड किया फिर a के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर m को मैंने अलग से a के साथ मल्टीप्लाई किया और n को अलग से a के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उनको ऐड कर दिया, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ये अपने पास प्रॉपर्टीज हैं किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अदिश गुणन की कुछ संक्रियाएं हैं। अब उसके बाद हम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है कैसे करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन देखना है, इनकी गुणा करनी है। कैसे करनी है गुणा करने के लिए, जैसे प्लस करने के लिए हमारे पास कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होता है, इसके ऑर्डर में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, अगर हमें ए बी निकालना है तो हमें ए की कॉलम देखने हैं, ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कंडीशन क्या है इसके लिए कि ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो अगर दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स ए बी या ए और बी का गुणा पॉसिबल है, अदरवाइज इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं कर सकते। कैसे, जैसे एग्जांपल लिया, ए का ऑर्डर अपने पास 3×2 है और बी का ऑर्डर क्या है, 2×2 है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या यहाँ पे हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, अगर हमें ए बी निकालना है, अगर तो हमें ए और बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स है उसके हमें कॉलम देखने हैं कि कॉलम कितने हैं, और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है उसमें हम देखते हैं कि रो कितनी है। जब कॉलम और रो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास ए बी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि इसके कॉलम 2 कॉलम है और यहाँ पे रो 2 है, तो 2×2 इक्वल है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कैसे इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो करना सीखते हैं। कंडीशन हमने देख ली है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगी जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होंगी, तो हम ये कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सपोज ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हैं 1 0 2 5, बी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 1 4, ये अपने पास क्या है, दो मैट्रिक्स हैं। अभी तो इनका ऑर्डर 2×2 ले लिया मैंने, दोनों का सेम है ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें तो ये चेक करना है कि इसके कॉलम और इसकी रो क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल होगा। ए बी निकालना है तो कैसे निकालना है, सबसे पहले ये देखते हैं, ध्यान से देखना है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए, उसकी रो किससे मल्टीप्लाई होंगी, कॉलम से। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो एक एलिमेंट बनेगा नेक्स्ट मैट्रिक्स का अपने पास। जैसे 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 1×2 प्लस 0 की 1 के साथ 0×1, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 0 और 1। एक रो को फर्स्ट ही रखना है, इसके जितने भी कॉलम उनको कॉलम को लेके चलना है हमें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट बन गया, रो यही रहेगी, कॉलम को चेंज कर लेना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 3 के साथ 1×3 प्लस 0 की 4 के साथ 0×4। अब यहाँ पे अपने पास और कॉलम नहीं है तो हमें इसकी सेकंड रो से पे आ जाना है। अब जब इसके सारे कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सारे कॉलम ले लिए हमने, एक कॉलम लिया तो एक एलिमेंट बना, दूसरा कॉलम लिया तो दूसरा एलिमेंट बना, इसकी रो फर्स्ट ही रहेगी जब तक इसके कॉलम चलते रहेंगे। अब इसके कॉलम हमारे पास आगे नहीं है, यानी कि 2 कॉलम थे दोनों हम ले चुके हैं, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी सेकंड रो ले लेनी है। फिर वही प्रोसीजर रहेगा, सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ अप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे अपने पास सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 2×2 प्लस का साइन बीच में 5×1। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम हो गया इसके साथ अप्लाई। अब सेकंड रो ही रहेगी, कॉलम कौन सा आ जाएगा, सेकंड कॉलम आ जाएगा 2×3 प्लस 5×4। ये अपने पास क्या थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1×2 2 आ जाएगा, 0 के साथ 0 रहेगा, 1×3 3 0 वाला 0 रहेगा, 2×2 4 प्लस 5×1 5, क्या हो गया 9,
2 × 3 6 प्लस 5 × 4 20, तो 26। ये अपने पास क्या आ गया, ए बी। क्लियर है। अगर अब हमें बी ए निकालना है, अभी तो हमने क्या निकाला, ए बी निकाला। अगर हमें बी ए निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि बी मैट्रिक्स के कॉलम ए मैट्रिक्स की रो के इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल हैं तो बी ए निकालना पॉसिबल है, अदरवाइज बी ए निकालना पॉसिबल नहीं है। अब जब बी ए निकालना है तो हमें क्या करना है, बी फर्स्ट पे आ जाएगा और ए सेकंड पे आएगा। जब बी फर्स्ट पे आएगा तो बी की रो लेके चलेंगे और इसके कॉलम लेंगे। जैसे बी की फर्स्ट रो ली मैंने, फर्स्ट रो के साथ इसका फर्स्ट कॉलम कि 2 × 1 + 3 × 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट बन गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 2 × 0 + 1 × 5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 4 × 2, 1 × 1 4 × 2। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 0 और 5 × 4। ये अपने पास क्या आ गई, बी ए मैट्रिक्स आ गई। तो यहां से जब निकाल लेंगे ये बनेगा 2 × 1 2 + 6 8 आएगा। इसका एलिमेंट 2 था और इसका 8। तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन लिख सकता है, निकल सकता है अपना कि ए बी है वो नॉट इक्वल टू बी ए, कि ए और बी इक्वल होने जरूरी नहीं है, वो इक्वल नहीं होते। क्लियर है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीख पाएंगे आप, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी आप अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेते हैं तो आपका आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। तो ये अपने पास क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या देखते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कोम्यूटेटिव है या नहीं। पहले एडिशन की देखते हैं, सॉरी मैट्रिक्स और एडिशन की एक साथ ही देख लेते हैं। दोनों एक साथ में प्रॉपर्टी लिख रही हूँ एडिशन की, दूसरी तरफ लिख रही हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन की। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास कर रहे हैं हम एडिशन की और यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी सेम रहेंगी दोनों की। कि सबसे पहले हमने देखना है कि कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेयता। कि कोई भी दो मैट्रिक्स है ए और बी, या मैं लिखूं बी + ए, तो ये इक्वल होगा दोनों। तो एडिशन के लिए कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है, कोम्यूटेटिव होता है। अगर यही बात हम मल्टीप्लिकेशन में करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कोम्यूटेटिव के लिए, क्या ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, कि आपस में क्या कम्यूट करते हैं, ये दोनों आगे पीछे इनको अरेंज कर सकते हैं, तो हमारा मतलब होगा नहीं। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। क्लियर हुआ। एडिशन के लिए होता है कोम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन में कोम्यूटेटिव नहीं होता है। सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास एसोसिएटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं साचार्य विधि, साचार्य का नियम। उसमें क्या होता है कि कोई भी 2 3 मैट्रिक्स हैं, ए + बी + सी, किसके इक्वल होता है, ए + बी + सी, ये तो होता ही है, पता ही है। बट ये क्या होगा कि कोई भी 3 नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले 2 नंबर को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसमें हमने तीसरा नंबर ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पे होता है कि कोई भी अगर 3 मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरी ऐड कर देंगे, या फिर मैं लास्ट वाली इनको 2 ऐड करके फर्स्ट वाली में ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा हमेशा इक्वल होगा। तो ये क्या है एसोसिएटिव, किसके लिए, एडिशन के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम प्रॉपर्टी चेक करूं मैं तो क्या होगा, ए बी सी
यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ए बी सी और ए बी सी। अगर मैं पहले इनकी मल्टीप्लाई करूं फिर सी के साथ करूं, या पहले बी सी की करूं ए के साथ, तो ये इक्वल होता है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में होल्ड करता है। सातचार्य का जो नियम है वो एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में दोनों के लिए क्या करता है, होल्ड करता है। नेक्स्ट थर्ड हम लेते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसमें मैं क्या प्लस करूं कि वापस मुझे वो मैट्रिक्स ए ही मिले, तो वहां पे क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स अगर मैं ऐड करती हूँ इसमें तो हमें क्या, मुझे क्या मिलती है आगे, ए मैट्रिक्स ही मिलती है। तो ये क्या होगी, इसकी जीरो क्या है, उस मैट्रिक्स ए की आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल देखें तो क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसमें मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं उसकी, कि वापिस मुझे क्या मिले, ए मिले, तो वो कौन सी होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है। क्लियर है ये? तो अपने पास क्या आ गया कि कोई भी आइडेंटिटी निकालनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी आई के साथ मल्टीप्लाई लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, या फिर आई ए लिखें तो भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ए के इक्वल, तो वो उस मैट्रिक्स की क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटनता का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें क्या होता है कि कोई भी तीन मैट्रिक्स हैं, ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी, दो मैट्रिक्स को ऐड किया, तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस ए सी के इक्वल लिख सकते हैं। ये अपने पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की और आइडेंटिटी की, दोनों को हमने कंपेयर करके देख लिया कि एडिशन के लिए क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, हमने कर लिया मैट्रिक्स एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब देखते हैं कि क्या होता है कि कोई भी अपने पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, अगर ये ए और बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम ए बी निकालेंगे तो वो भी क्या होगी, ए और बी दोनों क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जो हमने किया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी क्या होगी, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर ए और बी कोई डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ए और बी दोनों क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी भी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ए बी भी क्या होगी, ट्रायंगुलर बनेगी। ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए बी उनकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा है मैट्रिक्स में ही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको हम किस से डिनोट करते हैं, ए टी लिखेंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश। तो ये ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं कि ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। निकालना क्या है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। कि अपने पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स थी, अगर मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है, इसका ए टी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 2, जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 4। रो कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम किस में चेंज होगी, रो में चेंज हो गई है, तो ये क्या होगा, अपने पास ट्रांसपोज होगा। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है, ट्रांसपोज तो आसान सा है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास डायरेक्ट अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम दे रहे हैं तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा ट्रू है, 4 ऑप्शन देगा उसमें से ये पूछ लेता है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की, अगर किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया और उसका फिर से ट्रांसपोज लिया तो वो क्या बनेगा, अपने पास
ए बनेगा। कैसे? जैसे फर्स्ट ट्रांसपोज लिया तो मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, रो से क्या बन गया? कॉलम। अब जब सेकंड टाइम में करूंगी, रो से कॉलम बन गया, कॉलम था वो रो बन गई है। अब जब मैं दोबारा से ट्रांसपोज फिर करूंगी तो अपने पास क्या होगा? जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट पहले रो थी वो वापिस ही किस फॉर्म में आ गई? रो में आ गई। तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ले और उसका फिर ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। क्लियर है? अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उसको हमने प्लस किया और उनका ट्रांसपोज लिया, या फिर मैं ये ले सकती हूँ कि पहले ए का ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज लिया और फिर दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसी तरह से माइनस में भी कर सकती हूँ ये सेम प्रोसीजर में। अगर मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स ए को और फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, या फिर मैंने पहले ट्रांसपोज लिया फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। या भी कोई भी दो मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई की और फिर उनका ट्रांसपोज लिया, तो वो किसके इक्वल होगा? थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि वो इसके रिवर्स चलेगा, कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये ऐसे नहीं होगा कि ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, नहीं, ये रिवर्स में चलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर तीन है अपने पास ए बी सी और उसका ट्रांसपोज लेना है तो भी उल्टा ही चलेगा, ये पहले सी आएगा फिर बी आएगा और फिर क्या होगा? ए होगा। तो अगर ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में हम ट्रांसपोज लेते हैं या इनवर्स लेते हैं तो वो क्या चलता है? रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की। तो क्लियर हो गए होंगे आपकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वो सिंपल सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? सममित, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सममित, और इसको बोलते हैं विषम सममित। विषम सममित, ये सममित होता है, ये विषम सममित होता है। क्या होता है दोनों? देखो, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। क्लियर है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लिया और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैंने उसका ट्रांसपोज लिया और वो ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो मैं क्या कहूंगी? उसको स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? सिमेट्रिक का एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है? जैसे इसमें ले हम 4 2 2 1, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लूँ, ये मैट्रिक्स ए है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज क्या होगा? क्या बनेगा इसका ट्रांसपोज? फर्स्ट रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट 4 2, सेकंड रो क्या थी 2 1, तो वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। क्या इन दोनों मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंस है? नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लें तो वो क्या होगा? 0 0 -1 और 1 ले लिया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं, और ये जो एलिमेंट होंगे आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट साइन के होंगे, कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा और सेम होंगे दोनों। अगर मैंने इस मैट्रिक्स का क्या निकाला? ट्रांसपोज लिया, तो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो ये क्या आ गया? माइनस ऑफ बी के इक्वल आ गया। तो ट्रांसपोज लिया वो नेगेटिव के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगी? ये विषम सममित मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी कि क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगर खुद मैट्रिक्स के इक्वल ही आया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अब कुछ प्रॉपर्टी है इनकी, कि क्या प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हमें देखना है कि ए कोई भी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है? ए क्या है? वर्ग मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स वर्ग है, तो ए प्लस ए टी निकालें, या
ए और ए ट्रांसपोज के साथ ए की मल्टीप्लाई करें या ए टी इंटू ए लें, तो ये तीनों मैट्रिक्स क्या होंगी, ये सिमेट्रिक या जिसको बोलते हैं हम सममित मैट्रिक्स होंगी। क्लियर है कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज को प्लस किया उस मैट्रिक्स के साथ, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो मैट्रिक्स किस टाइप की आएगी, सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अब हम देखते हैं कि अगर मैंने ए माइनस ए टी निकाला तो ये किस टाइप की होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो अपने पास ए मैट्रिक्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, ए प्लस ए टी निकाला तो सममित है, और ए माइनस ए टी निकाला तो वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास, कोई भी ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकती हूँ, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे, हमें ये पता है कि कोई ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, तो ए प्लस ए टी क्या होती है, सममित होती है, ए माइनस ए टी क्या होती है, विषम सममित होती है। मैंने ए को ये लिखा, अगर 1/2 ए प्लस ए टी प्लस 1/2 ए माइनस ए टी, तो ये कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो हम पहले कर चुके हैं। ये कौन सी मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। जब इसको मैं खोलूंगी तो ये a/2 बनेगा प्लस a/t/2 प्लस a/2 माइनस a/t/2, ये कैंसिल होके a/2 a के इक्वल तो आ गया। तो ए मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये फॉर्म बना सकती हूँ ना ए मैट्रिक्स की। तो ये क्या थी, सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने ये कहा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, कि उनके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए टी प्लस 1/2 ए माइनस ए टी। क्लियर है। तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो ये था अपने पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ और रिजल्ट है इसके, वो देखते हैं कि ए अपने पास क्या है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये रिजल्ट है वो डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं, उस टाइम जरूरी नहीं है इनको आप रट के रखें। तो क्या होगा, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए एन बी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। के ए बी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अगर कोई बी है वो ए के ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है जिसका, वो मैट्रिक्स बी है, तो क्या होगा, बी टी, बी का ट्रांसपोज ए बी, वो बी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन ली, एन कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर उसकी किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। दूसरा हमने लिया कि कोई भी बी मैट्रिक्स ले ली जो सेम ऑर्डर की है, ए तो सिमेट्रिक है बट बी है वो उसी ए के ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की, तो बी टी ए बी अगर निकालते हैं वो भी क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिजल्ट, कि ए कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए है वो अपने पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ए की पावर 2n, उसमें हमने किया था कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर n भी सिमेट्रिक होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर 2n है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ध्यान रखना ये थोड़ा सा अलग है कुछ। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर 2n क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए की पावर 2n प्लस 1 होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है कि ए की पावर 2n यानी कि जो 2 के मल्टीपल में जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी वो सारी क्या होंगी, सिमेट्रिक होगी, और जो विषम ऑर्डर में होगी वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे मैं यहाँ पे इसका लिखूं तो ए स्क्वायर है, A4 है, इस टाइप की मैट्रिक्स जो बनेंगी वो क्या होंगी, सिमेट्रिक होंगी।
और A3 है, A5 है, ये सारी क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर यहाँ पे मैंने ए को स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे हमने पीछे लिया था कि बी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, बी उस ए के ऑर्डर की सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो बी टी ए बी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, विषम समित मैट्रिक्स होगी। तो ये अपने पास कुछ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के थे। इन पे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, ट्रू फॉल्स पे बन जाते हैं, 4 स्टेटमेंट गिवन होती है और उस पे हमें ट्रू और फॉल्स पूछ लिया जाता है। दो मैट्रिक्स हैं, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस माइनस बी और ए बी प्लस बी ए, ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। और ए बी माइनस बी ए करें तो वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो एक तो ये वाला रिजल्ट ए बी प्लस बी ए वाला, ए बी माइनस बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने जो किया था कि ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर 2n सिमेट्रिक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और ए की पावर 2n प्लस 1 है, वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और कुछ भी आप इसमें सिमेट्रिक वाले में ज्यादा याद ना रखें तो भी चलेगा, बट ये आपको पता होना चाहिए, इतना बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो हमें बात की सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उसकी प्रॉपर्टी भी कर लिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या क्या हो सकता है। अब आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि मैट्रिक्स ए है वो इस फॉर्म की है अपने पास, 1 ABC ले लेते हैं, ABCD। अगर ये फॉर्म है, मैट्रिक्स ए है, हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या लिखते हैं उसको, ये ए मॉडुलस की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे दो साइड में लगाएंगे और ए, ये अपने पास क्या है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। जो ये रेक्टेंगुलर एरे था इसको भी मैंने क्या कर लिया, इस मोड में लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है, जो ए मैट्रिक्स की उसका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होगी, वो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, ए और डी की, ए डी, माइनस का साइन होगा और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी सी बी। हम फर्स्ट एलिमेंट से यहां से चलते हैं हमेशा ऐसे, और फिर माइनस में इसके अपोजिट वाला आएगा। ये तो 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस टाइप से। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। मैट्रिक्स ले ली हमने कोई भी, 1 2 0 5 3 2 1 0 4, ये कोई भी मैट्रिक्स है ए। हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो पहले तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, दोनों तरफ बार लगा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्ड इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे इसको फर्स्ट रो के थ्रू। तो फर्स्ट रो में क्या लेंगे, फर्स्ट रो अगर ये एलिमेंट ले रहे हैं तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को दबा लिया, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो को दबा लिया। हमारे पास क्या रहेगी, जब इसको और इसको मैंने दबा लिया है तो मैट्रिक्स क्या रहेगी, 3 2 0 4। तो 1 × 3 2 0 4, जो ये 1 था इसको मैंने यहां लिखा, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को दबा लिया, मैट्रिक्स क्या रहेगी, 3 2 0 4। फिर माइनस का साइन, 2 × 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को दबा लिया, मैट्रिक्स क्या रही अपने पास, 5 2 1 4, 5 2 1 4 प्लस 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को दबा लिया, मैट्रिक्स क्या बनी, 5 3 0 1, 5 3 0 1। इस टाइप से अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी तो उसको हमने 2 क्रॉस 2 में डिवाइड कर लिया। हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो किसी भी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। जब हमने फर्स्ट रो से किया तो अल्टरनेट साइन लेते हैं, +1 के आगे प्लस का साइन आएगा, 2 के आगे माइनस का साइन आएगा, फिर प्लस का आएगा।
प्लस माइनस प्लस। अगर हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो भी एज इट इज रहेगा प्लस माइनस प्लस। अगर हमने सेकंड रो से करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहां से चलते हैं प्लस माइनस प्लस, अब किसकी बारी आ गई, माइनस की, माइनस प्लस माइनस, फिर वापिस प्लस माइनस प्लस। तो जैसे अगर हमने फर्स्ट रो से करना है तब तो इसके आगे प्लस का माइनस साइन आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। अगर हमें सेकंड रो से करना है तो सेकंड रो से क्या होगा, पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। थर्ड में वापस वही कंडीशन आ जाएगी, प्लस माइनस और प्लस। तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, बट साइन ये रखेंगे इनके आगे ऐसे। तो समझ आ गया होगा कि अल्टरनेट साइन लेके चलना है हमें। एक्सपेंड किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब सेम प्रोसीजर 2 वाला होगा। 1 इंटू 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, माइनस 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0, माइनस 2, 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20, माइनस 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, प्लस 0, 5 1 की मल्टीप्लाई 5, माइनस 3 और 0 की मल्टीप्लाई 0। तो ये बन गया अपने पास 12, और ये माइनस का 2 और 18, माइनस का 36, और ये 0 ही रहेगा। तो ये अपने पास आ गया 24 माइनस का। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो डिटर्मिनेंट समझ आ गया होगा। इसका एक शॉर्ट मेथड भी करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर 3 क्रॉस 3 का है तो शॉर्ट कैसे निकालते हैं, वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट का मैं, तो उसमें करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि शॉर्ट कैसे करना है इसको। तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट था। समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, फिर डिटर्मिनेंट निकाला, या उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, सिंपल, तो वो क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। कि कोई भी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा, अपने पास ए मैट्रिक्स है, वो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है उसका, एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना है कि अगर मैं उस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करती हूँ, के से, और उसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, या फिर मुझे स्केलर को बाहर लेके आना है के को, तो क्या आएगा वो, के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर के को मैं बाहर लेके आना चाहती हूँ डिटर्मिनेंट से, तो के सिंगल नहीं आएगा, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतनी पावर के की बाहर आएगी। क्लियर है। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स हमने किया था, ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन की थी, कि जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल की मल्टीप्लाई कर देंगे, कि A1 A2 जितने भी डायगोनल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 1 और 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 डायरेक्ट हो गया। अगर 3 क्रॉस 3 की है कोई भी मैट्रिक्स, 1 4 7 है, बाकी सारे क्या हैं, 0, यानी कि ये क्या मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मुझे इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 28। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, कि डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा अपने पास। तो ये था डायगोनल का। अब अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स है ए और बी, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और, उनकी मल्टीप्लाई की, डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई कर ली, वो भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैंने ए बी का डिटर्मिनेंट निकाला और बी ए का डिटर्मिनेंट निकाला, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए की पावर एन ली, फिर डिटर्मिनेंट निकाला, या डिटर्मिनेंट निकाल के पावर एन कर दी, तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी अपने पास डिटर्मिनेंट की। अब बात आती है कि हमने बीच में मैट्रिक्स कर रहे थे, मैट्रिक्स में बीच में हमने क्या डिटर्मिनेंट छेड़ दिया, तो वो क्यों किया है, वो हम अब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे।
इन्वर्स निकालते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर इन्वर्स निकालना है हमें, तो उसके लिए मैट्रिक्स का हमें देखना पड़ता है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, यानी कि उसका इन्वर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, इसमें क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपने पास जब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, आप ए इन्वर्स निकालेंगे, तो उसका नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते। इन्वर्स किसका निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, कि इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। सॉरी दिख नहीं रहा। सिंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या है, अव्युत्क्रमणीय, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय, जिसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम यानी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझ आ गया होगा। अब हमें इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, एक एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है और एक डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, जिसको सेकंड्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सेकंड्स, और इंग्लिश में अपना क्या होगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। कोफैक्टर के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, माइनस, जिसको कोफैक्टर को हम बोलते हैं सेकंड, और माइनर को हम बोलते हैं उपसारणिक। सेकंड को क्या बोलते हैं हम, कोफैक्टर को सेकंड बोलते हैं, माइनर को क्या बोलते हैं, उपसारणिक बोलते हैं। तो हमें ये निकालना सीखना है अभी। तो सबसे पहले हम उपसारणिक निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। 2x2 मैट्रिक्स का ले रही हूँ कि अपने पास ए बी सी डी कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसके माइनर्स निकालने, तो हमें माइनर्स को हम किससे, एम से डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स को मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, ये A2, A21 और ये A22, ये फॉर्म है। अब मुझे माइनस निकालने, तो हमें M11 निकालना पड़ेगा, M12 निकालना पड़ेगा, M21 निकालना है और M22 निकालना है। वो क्या होगा, जब हम M11 निकालेंगे वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, A11 के। तो जब M11 निकाल रहे हैं तो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट को हमने क्या करना है, दबाना है। तो वो क्या आ जाएगा, जो एलिमेंट दिख रहा है हमें वो एलिमेंट क्या होगा, M11 होगा। जैसे इसमें अगर हमें M11 निकालना है तो क्या करेंगे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर लेंगे, रो कॉलम को दबा लेंगे। तो अपने पास क्या आ गया, डी क्या आ गया, M11 आ गया। अगर हमें 1 2 निकालना है तो 1 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 1 2 के मतलब बी के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हमने दबा लिया, तो अपना F12 क्या आ गया, सी। M21 निकालना है तो 21 कहाँ पे, ये सी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को दबा लिया, क्या आ गया अपने पास, बी। फिर A22, M22, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को दबा लिया, तो क्या आ गया, E। तो ये अपने पास क्या आ गए, माइनस आ गए। अब बात आती है कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर में क्या आता है, माइनस के आगे अगर हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर में C11, जिसको C11 या F11 या A11 कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनसीईआरटी में तो A11 लिखा होता है, वैसे C11 भी बोल देते हैं, मतलब C F या A किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो C11 किसके इक्वल होगा, हमें जब ये निकालना है तो हम क्या लेते हैं, C11 या A11 किसके इक्वल होगा, -1 की पावर, जो सफिक्स में है उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस लेते हैं। C12 निकालना है तो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M12।
C22 निकालना है तो क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 2 होगा, 2 प्लस 2 और M22। अगर C21 निकालना है तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और M21। इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर समझ आ गया, माइनर सिंपल है, डिटरमिनेंट की तरह निकालेंगे। कोफैक्टर हमें क्या करना है, माइनर के आगे साइन प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलते रहेंगे, या जिसके सफिक्स में दोनों को प्लस करने पे इवन आ रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ओड आ रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये बात आती है कोफैक्टर की। अब हम मेन हमारा मकसद क्या था, एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, जो कोफैक्टर होंगे अपने पास, उन कोफैक्टर को मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर निकाले हमने, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया तो वो क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ गया तो हम क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसको डिवाइड कर देते हैं उसके सारणिक से, उसके डिटर्मिनेंट से, तो ये क्या आ जाता है, इनवर्स आता है। तो इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाने लगूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन इनके ट्राई कर सकते हो, मैंने मेथड आपको बता दिया है। नहीं समझाए तो वीडियो को बैक करके एक बार देख सकते हैं आप दोबारा से। तो हमने एडजॉइंट देख लिया, कोफैक्टर, माइनस और इनवर्स देख लिया। अब कुछ प्रॉपर्टी एडजॉइंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो सेकंड ग्रेड पीछे एग्जाम हुआ था, पेपर बहुत टफ था जिसका, उसमें इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया था कि हमें उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज करना था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं पूछी गई। हमें क्या करना था, प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो वो प्रॉपर्टी देखते हैं कि एडजॉइंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका हमने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए, और उस मैट्रिक्स की ए के साथ मल्टीप्लाई की, तो वो किसके इक्वल होगा, कि उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल इंटू आई एन। डिटरमिनेंट निकाला उसका, डिटरमिनेंट तो क्या एक फिक्स कोई कांस्टेंट नंबर है, बट जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एक मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगी, मैट्रिक्स की फॉर्म आएगी। जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक नंबर आएगा अपने पास, उस नंबर को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए बाद में ए से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स ए थी उसका एडजॉइंट निकाला मैंने और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो वो किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल और n की पावर n-1 के इक्वल होगा। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और उसका जितना n क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसमें से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे पावर। जैसे अपने पास ए मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की है, तो हमने उसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, वो किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट निकाला ए और उसका फिर दोबारा से एडजॉइंट निकाला, कोई मैट्रिक्स ए थी उसका एडजॉइंट निकाला, वापिस एडजॉइंट निकाला, वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट उसकी जितना ऑर्डर है उसमें से 2 माइनस कर दिया और ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उसके इक्वल होगा। फोर्थ में हम देखते हैं कि हमने इसी मैट्रिक्स का जो बनी है अपने पास एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसका क्या ले लिया, डिटरमिनेंट ले लिया, तो वो किसके इक्वल होगा, ए के डिटरमिनेंट के n-2 और उसका n-1 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हमें एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए और उसका डिटरमिनेंट पूछा गया तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसका ऑर्डर देखेंगे कैसे, जैसे ऑर्डर अगर उसका 2 इंटू 2 है तो हमने उसका डिटरमिनेंट निकाला, 2 - 1 1 1 का स्क्वायर यानी कि 1,
तो उसका उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट था वो डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के, जो बहुत आसान रहेगा हमारे लिए और टाइम भी कम कंज्यूम होगा उसमें। अगर 3x3 में मैक्सिमम कितना पूछ सकता है, 3x3, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएगा, सिर्फ 3x3 तक ही जा सकता है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो 3 - 1 2, 2 का 2 4, तो ए का क्या हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। जैसे डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट सपोज उसका 4 आ गया, तो 4 की पावर 4 कर देंगे। कितना टाइम लगेगा इसमें, मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड। और यहां से अगर आप ये निकालने लग जाते हैं तो 1.5 से 2 मिनट कम से कम आपके चले जाएंगे। तो इन प्रॉपर्टी का यूज करें, क्वेश्चंस करें, उन पे प्रैक्टिस करें, तभी हम क्वेश्चन को एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपने पास कि कोई भी मैट्रिक्स ए थी, उसका हमने एडजॉइंट निकालना है और ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है, या फिर उसका एडजॉइंट निकाल लिया फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई होती है तो कोई कुछ भी प्रॉपर्टी लगी वो हमेशा क्या चलता है, इनवर्स में चलता है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टी थी एडजॉइंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 99.9% है वो जो क्वेश्चन बनेगा वो इन प्रॉपर्टी पे बन जाता है। तो ये अपने पास एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी थी। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए अगर सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालें। अगर ए कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, कहने का कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, सिंपल सी चीज है। अब इनवर्स मैट्रिक्स हमने कर लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, इनवर्स मैट्रिक्स के इक्वल होता है। हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है। ए मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकाला, वापिस से इनवर्स निकाला, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, मैट्रिक्स ए की इक्वल होगी। कोई भी मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज लिया फिर इनवर्स निकाला, या फिर पहले इनवर्स निकाला फिर ट्रांसपोज लिया, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ए बी का इनवर्स निकाल रहे हैं तो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसका एडजॉइंट निकाला, या फिर एडजॉइंट निकाल के फिर इनवर्स निकाला, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ए इनवर्स निकाला फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, किसके इक्वल होगा, 1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल, या फिर डिटरमिनेंट के इनवर्स के इक्वल। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अगर ए अपने पास सममित मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी क्या होगा। अगर ए क्या है, सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका ए इनवर्स भी क्या होगा, सममित होगा। अगर ए कोई अपने पास क्या है, विकीर्ण मैट्रिक्स है, या ये कहें हम डायगोनल मैट्रिक्स है, विकीर्ण मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। अगर ए अपने पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है कोई भी, तो ए इनवर्स भी क्या होगा, स्केलर होगा। नेक्स्ट है, ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। ये चीज भी हम ध्यान रख सकते हैं, नॉर्मल है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि लंबिक मैट्रिक्स क्या होता है, लंबिक या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लंबिक या जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसके ट्रांसपोज के साथ उसकी मल्टीप्लाई की, या पहले ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई ऐसे किया, ए ट्रांसपोज ए लिया, तो वो अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो हम उस ए मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, वो किस टाइप की है, लंबिक है या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कि ए मैट्रिक्स है उसका उसके ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लाम्बिक मैट्रिक्स। या ये हम ये भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो, ए टी हो। अगर उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल हो तो क्या होगी, वो लाम्बिक मैट्रिक्स होगी। कोई भी यूनिट मैट्रिक्स होती है, कोई भी अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो वो क्या होगी, लाम्बिक मैट्रिक्स होगी। अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और बी उसी ऑर्डर की सेम मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की, सॉरी, उसी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर की ए है, तो क्या होगा कि ए बी ए ट्रांसपोज और उसकी पावर अगर एन लें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए बी और ए का ट्रांसपोज उसकी पावर एन ली तो किसके इक्वल होगा, वो पावर सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी, बी की पावर एन होगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज होता है कि ए हमारे पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी है वो सेम ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ए बी ए ट्रांसपोज की पावर एन किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की पावर एन ए टी के इक्वल होगा। तो ये अपने पास क्या थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। तो हमने कर लिया कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होती है, लाम्बिक मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है अपने पास वर्ग सम या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकंड है वर्ग सम या जिसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट वर्ग सम, नाम से क्लियर हो रहा है कि वर्ग करने पर सम समान मैट्रिक्स आई, कि कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका मैंने वर्ग किया यानी कि स्क्वायर किया और वापस मुझे क्या मिलगी, ए मैट्रिक्स मिलगी, तो वो मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, वर्ग सम मैट्रिक्स होगी। कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, कि 1 0 0 1 है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, वर्ग सम मैट्रिक्स है। क्लियर है, वर्ग सम क्या होगी, नाम से हमें क्लियर है कि वर्ग करने पर समान आई, वर्ग करने पर मैट्रिक्स वापिस वही आएगी, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वर्ग सम मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है अंतर्वलनीय मैट्रिक्स या जिसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स वो क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर किया और आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो हम कहते हैं अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, या फिर मैं ये कहूं कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया, यहां से लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स खुद ही आती है, ए इनवर्स आएगा। ये ए और ए इनवर्स क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी होती है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स। तो अगर ए मैट्रिक्स खुद के इनवर्स के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमेशा प्लस और -1 के इक्वल आता है, या तो +1 के इक्वल आएगा या -1। कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होती है, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होती है। तो पहले हमने की लाम्बिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, कि अगर ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल आ जाता है तो लाम्बिक मैट्रिक्स है यानी कि ऑर्थोगोनल है। फिर हमने किया वर्ग सम में हमने क्या किया कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करने पे मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वर्ग सम होती है। अंतर्वलनीय में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको खुद के इनवर्स के इक्वल है तो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है अपने पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स या शून्य भावी आव्यूह, शून्य भावी या नीलपोटेंट। नीलपोटेंट या शून्य भावी मैट्रिक्स कौन सी होती है कि कोई भी पी नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर है, अगर हम उसकी पावर ए की पावर पी करते हैं वो 0 आ जाता है, तो वो हम क्या कहते हैं कि ए है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, किस कोटि की, पी में। जैसे मैट्रिक्स ए है, मैंने ए स्क्वायर किया नॉट इक्वल टू 0 आया,
ए क्यूब किया नॉट इक्वल टू 0 आया, ए 5 करने पे वो मैट्रिक्स क्या आ गई, 0 आ गई। तो अपने पास ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। किस पावर पे हुई है, 5 पे। तो ये है नीलपोटेंट मैट्रिक्स कि कोई भी शून्य मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है हमेशा। अब जैसे हमने देखा कि लांबिक और अंतर्वलनीय मैट्रिक्स हैं, अगर हम उनका सारणिक निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, प्लस या -1 के इक्वल आता है। अगर ए कोई भी, ये तो किसकी है, या तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स लांबिक है, ऑर्थोगोनल है, या फिर क्या है, अंतर्वलनीय है या इनवॉलेंट्री। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए +-1 के इक्वल आएगा। अगर ए वर्ग सम है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है वो वर्ग सम है, तो ए 0 या 1 के इक्वल होगा। अगर ए शून्य भावी मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये अपने पास कुछ टाइप्स थे कि किस किस टाइप की मैट्रिक्स है, क्या कंडीशन उनकी होती है। अब हम देखते हैं कि अपने पास इक्वेशन गिवन होती है, उनको मैट्रिक्स फॉर्म से हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना है, हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो मैट्रिक्स समीकरण निकाय ए एक्स इज इक्वल टू बी, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड जो भी है अपने पास एक्स में। तो हम उनके सॉल्यूशन के लिए क्या देखते हैं कि जो ये इक्वेशन है एक्स में, वो क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या अद्वितीय हल होगा। कब होगा, जब अगर ए का डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। अगर यहां से ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स पॉसिबल है। पॉसिबल है तो ये जो अपने पास ए एक्स इज इक्वल टू बी था, हमने क्या किया, इसकी प्री मल्टीप्लाई कर दी ए इनवर्स के साथ। तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। ए और ए इनवर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, खुद मैट्रिक्स वो आ जाती है। तो ए इनवर्स बी, ये अपने पास किसका, एक्स का सॉल्यूशन होगा। कब होगा ये, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, जब उसका सारणिक 0 के इक्वल ना हो। तो अगर उसका सारणिक 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा, अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था तब तो अपने पास क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल भी तो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉट इक्वल टू आया तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर इक्वल टू 0 आया तो क्या कंडीशन होंगी, उसके लिए अपने पास दो कंडीशन होती हैं। हम देखते हैं कि हम क्या निकालेंगे, उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकाल के बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर एडजॉइंट ए निकाला और बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए और बी के साथ मल्टीप्लाई किया, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं, या फिर हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये अपने पास मैट्रिक्स फॉर्म में अगर कोई समीकरण निकाय है, कोई इक्वेशन है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दो कंडीशन होंगी अपने पास। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू होगा ए इनवर्स बी। ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा उसका। अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 हो गया तो हम आगे चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो फिर 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उसके। अगर एडजॉइंट ए बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आंसर आ जाए। क्लियर है। ये समीकरण निकाय को सोल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशन थी। अब आता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट
क्या होता है वो हम कर चुके हैं, कैसे हमें निकालना है वो कर लिया हमने। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं कि जिनका डायरेक्ट डिटरमिनेंट हमें याद रखना पड़ता है, बहुत हमें कहीं ना कहीं यूज होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो क्या है कि अगर ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी ये चलता है, तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? हम याद रख सकते हैं ए बी सी, 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बहुत बार यूज होता है। सिंपल सा है, निकालने में हमें टाइम लगता है, अगर 2 या 3 बार हम इसको लिख के भी देख लेंगे तो भी याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा आता है 1 1 1 ABC ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए के इक्वल होता है। ये भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसी में अगर अपने पास क्या आ जाए 1 1 1 ए बी सी एज इट इज है, यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर की जगह क्या आ जाए? ए बी, ये बी सी, सी ए और ए बी, अगर ये आ जाता है तो भी इसका यही सॉल्यूशन रहेगा कि ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए की इक्वल रहेगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा, कि यहाँ पे 1 1 1 ए बी सी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया स्क्वेयर की जगह, तो इतना तो एज इट इज रहेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस बी, सी माइनस ए, और इसके साथ क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी और आ जाएगा। पहले स्क्वेयर था, स्क्वेयर में इतनी टर्म थी हमारे पास 3, अब हमने क्या कर दिया? स्क्वेयर की जगह क्यूब कर दिया, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी अलग से ऐड हो जाएगा। अगर इसी को मैंने क्या कर दिया 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो क्या रहेगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एज इट इज रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप के हैं, कुछ एक पर्टिकुलर हैं, कुछ और भी हैं जिनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, अपने पास अगर कोई भी डिटरमिनेंट आ जाता है, सपोज ए बी सी कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी है, और हमारे पास 4 ऑप्शन है नीचे, उन ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ए है जिसमें ए स्क्वेयर दे रखा है, बी ऑप्शन है जिसमें सी स्क्वेयर दे रखा है, सी ऑप्शन है जिसमें ए बी दे रखा है, डी ऑप्शन है जिसमें ए सी दे रखा है। कोई भी है, सपोज एक बार मैं वैसे रफली बता रही हूँ कि ए बी सी डी जो भी है डिटरमिनेंट, इस टाइप से अपने पास उसके ऑप्शन है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको? हम डायरेक्ट पूरा एक्सपेंड करने की बजाय हम ए बी सी की वैल्यू ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इक्वल पे कई बार ऑप्शन सेम बन जाते हैं अपने पास। तो हम क्या लेंगे? जैसे ए इज इक्वल टू 0 ले लिया, बी इज इक्वल टू 1 ले लिया, सी इज इक्वल टू -1 ले लिया, तो उससे हमारे पास जो डिटरमिनेंट होगा उसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, और फिर वही वैल्यू हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आई और ऑप्शन में कहाँ उसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो ये अपने पास एक शॉर्ट टाइप का मेथड हो जाता है जिससे हम क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने पास जब हमने माइनर और कोफैक्टर किए थे, जब माइनर्स और कोफैक्टर किए थे हमने कैसे निकालने वो सीख लिए थे। अब अगर माइनर और कोफैक्टर की डिटरमिनेंट के साथ कुछ रिलेशन है, अगर वो पूछ लेता है ट्रू फॉल्स में कई बार, तो वो क्या है वो देखते हैं। हमने A11 अपने पास डिटरमिनेंट का एक एलिमेंट है, M11 माइनर है, प्लस A12 सॉरी माइनस का साइन आएगा, AM12 प्लस A13 M13, ये किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें या हम उसके माइनस निकाल के उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस प्लस ले लें, तो वो किसके इक्वल आएगा? उस डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। कोफैक्टर में अगर ये चीज तो माइनस में थी, अगर यही हम कोफैक्टर में लेके आते हैं तो क्या हो जाएंगे अपने पास? A11 F11। कोफैक्टर और माइनर में एक डिफरेंस होता है, वो किसका? माइनस का डिफरेंस होता है।
तो ये एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा एज इट इज, कुछ भी नहीं है। F13 वो भी किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो इनके सफिक्स में एलिमेंट है, कि A के सफिक्स में 1 है, वो सेम ही M के सफिक्स में होना चाहिए। अगर इनमें कोई एक भी डिफरेंट हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 11F121 प्लस A12F22 प्लस A13F23, तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, ना कि डिटरमिनेंट। क्योंकि इनके सफिक्स में जो एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। ये सॉरी, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। तो ये रिलेशन था इनका माइनर कोफैक्टर और डिटरमिनेंट का, जो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अपने पास डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी हैं कि हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज क्या क्या कर सकते हैं। कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रो में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा। अगर हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हमने फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया सेकंड रो के साथ, एक ही रो को, दो रो को आपस में इंटरचेंज किया है, या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है, तो अपने पास जो डिटरमिनेंट पहले आया था और चेंज करने के बाद उसमें किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। कि उसका जो डिटरमिनेंट पहले था चेंज करने से पहले, और जो अब चेंज किया है फर्स्ट रो को सेकंड रो में, सेकंड रो को फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर दिया, तो उसके बाद उसका साइन है वो डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये डिफरेंस रहेगा इसमें। अगर रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, रो को कॉलम में कर दिया, कॉलम को रो में कर दिया, तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर अपने पास कोई भी सारणिक है, कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसमें दो रो या दो कॉलम कोई भी इक्वल आते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या इक्वल है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 में होती है। अगर इसी टाइप से अपने पास क्या है, a प्लस एल्फा है, b प्लस बीटा है, और यहाँ पे 1 2 है, इस टाइप की कोई भी डिटरमिनेंट है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, A1 B2 प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट लिख लेंगे A α1 β2। जो सेकंड रो थी वो एज इट इज रहेगी, जिसमें प्लस का साइन है उनको पहले वाले एलिमेंट एक बार लिख लेंगे, प्लस का साइन बीच में दूसरे एलिमेंट बाद में लिख लेंगे। तो इस टाइप से भी इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की है। तो आज हमने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। अब इस पे एक वीडियो हम क्वेश्चंस का कर लेंगे, जिसमें कुछ अगर कुछ रह भी गया तो उसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं अपने। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग से ही मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकती हूँ और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।